लियम एक एवरेज ऑफिस वर्कर है जिसकी जिंदगी बॉर्डरलाइन पैथेटिक है। वो अपनी कंपनी में बहुत हार्ड और लेट तक काम करता है जो उसे हड्डियों तक थका देती है। लेकिन शुक्र है कि उसके पास एक फैमिली है जिसके पास वो वापस जा सकता है। उसी की वजह से वो अपना जॉब मैनेज कर पाता है जहां उसका बॉस उसे कॉन्स्टेंटली इंसल्ट करता है और यहाँ तक कि उसके सबॉर्डिनेट्स भी उसे खुलेआम मॉक करते हैं। एक दिन लियम का कॉलेज जूनियर जो कि एक वीब है उसे एक मेका एक्शन फिगर के बारे में टेक्स्ट करता है और उसे अर्ज करता है कि वो उसे खरीदे। लियम भी अपनी पूरी जिंदगी एक वीब रहा है, तो वो अपने जूनियर द्वारा भेजे गए शॉप लोकेशन पर चला जाता है। लेकिन वहां जाकर उसे जो दिखाई देता है उससे वो हक्का बक्का रह जाता है। उसकी वाइफ एक दूसरे आदमी के साथ डेट पर होती है। लियम इस बात से बिल्कुल डम फाउंडेड हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ को तो उस रात उनकी बेटी को सोर्ड क्लास ले जाना था। घर लौटकर लियम अपनी वाइफ और बेटी से उनके दिन के बारे में पूछता है और वे उसे बताते हैं कि आज सोर्ड क्लास में टूर्नामेंट था और उसकी बेटी ने अपने सारे मैचेस जीत लिए। लियम तय करता है कि वो उन पर यकीन करेगा और उस बात को नजरअंदाज कर देगा जो उसने आज खुद अपनी आंखों से देखा था। लेकिन वह उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता, इसलिए वह अगले दिन फिर उसी जगह जाता है। इस बार न सिर्फ उसकी वाइफ बल्कि उसकी बेटी भी वहां होती है और वो उस अजनबी आदमी को पापा कहती है। लियम पूरी तरह से शेकन हो जाता है और अब वह अपने काम पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और तभी उसका बॉस वहां आकर उसे बिना किसी कारण इंसल्ट करता है। उसी वक्त लियम को उसकी वाइफ का कॉल आता है कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए दौड़ता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी को ब्लड की जरूरत है, लेकिन लियम का ब्लड टाइप उससे कंपैटिबल नहीं है। उसकी वाइफ ब्लड डोनेट करने के लिए चली जाती है। लियम थोड़ी रिसर्च करता है ब्लड टाइप्स पर और पाता है कि उसकी बेटी का ब्लड टाइप जेनेटिक चार्ट के अनुसार मैच नहीं करता। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है। जब वे घर लौटते हैं, लियम अपनी वाइफ को कन्फ्रंट करता है, लेकिन वो अपनी गलती मानने के बजाय उसे ही ब्लेम करती है। वो कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम हमेशा काम में लगे रहते हो और तुम्हारे पास फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं है। ऊपर से इतना काम करने के बावजूद तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। वो लियम से कहती है कि वो असल में इस फैमिली का हिस्सा कभी था ही नहीं। उसने अकेले ही अपनी बेटी को पाला है ऑल दीज ईयर्स। फिर वो डिक्लेयर करती है कि वो इस घर को छोड़ रही है और अपनी बेटी को भी साथ ले जा रही है। लियम ये सुनकर स्नैप कर जाता है। वो अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी कहती है आई लाइक माई अदर डैड बेटर। लियम पूरी तरह से डेवास्टेटेड हो जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है, उसका बॉस उसे दिखाता है कि लियम के कंप्यूटर से 50 मिलियन येन का एक ट्रांजैक्शन किया गया है। लियम कहता है कि उसने ऐसा कोई ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जब उसकी बेटी हॉस्पिटल में थी तो वो अपने कंप्यूटर को जल्दी में अनलॉक्ड छोड़ गया था। फिर भी ऑफिस में कोई भी उसकी बात नहीं मानता और उस पर कंपनी से पैसे चुराने का इल्जाम लगता है। इस वजह से उसे फायर कर दिया जाता है और उसकी वाइफ को डिवोर्स फाइल करने का भी रीजन मिल जाता है। लेकिन फिर भी वो लियम से चाइल्ड सपोर्ट डिमांड करती है। कंपनी उस पर केस तो नहीं करती, लेकिन उससे कहती है कि वो सारा पैसा इंस्टॉलमेंट्स में वापस करे। अब लियाम को एक निर्माण श्रमिक की तरह काम करना पड़ता है ताकि वो बाल सहायता और किस्तें चुका सके। लेकिन वो काम भी उसके लिए आसान नहीं है और उसका नया बॉस भी उसे लगातार डांटता रहता है। उसकी लाइफ पूरी तरह मेस बन जाती है और वो डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि अब उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसका एक्शन फिगर्स और मेका टॉयज के लिए एंथुजियाज्म भी फेड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ये मानता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर मैं मेहनत करता रहूं। उसे अपनी बेटी की याद आती है, चाहे उसे अब पता हो गया हो कि वो उसकी असली बेटी नहीं है। वो उम्मीद करता है कि शायद एक दिन वो उससे फिर से मिल सके, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो गंभीर रूप से बीमार है। उसके पास ना इंश्योरेंस है और ना ही पैसे इलाज कराने के लिए। लियम डिसाइड करता है कि वो अपनी अपार्टमेंट की शांति और अकेलेपन में मर जाएगा। वो बस मौत का इंतजार करता रहता है और तभी अचानक उसके ऊपर एक डार्जलिंग लाइट प्रकट होती है। उस लाइट में उसे विजन्स दिखते हैं, उसके पास्ट की सच्चाई। लियाम देखता है कि उसका बॉस ही था जिसने उसके कंप्यूटर से पैसे भेजे थे ताकि उसे फंसाया जा सके। और यही नहीं, जिस आदमी के साथ उसकी वाइफ का अफेयर था वो भी उसका बॉस ही था। बॉस ने ही पैसे उसकी वाइफ को भेजे ताकि वो एक एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सके। लियम पूरी तरह से टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके साथ ये सब कितने लंबे समय से हो रहा था। वो बस यही चाहता है कि ये सब बस एक सपना हो, लेकिन तभी एक आवाज आती है, ये है वास्तविकता। फिर लाइट से एक स्टाइलिश आदमी निकलता है जो खुद को द गाइड कहता है। वो लियम से कहता है कि उसने एक बहुत हार्ड और पिटिफुल लाइफ जी है डिस्पाइट बीइंग अ गुड मैन। वो लियम से पूछता है कि क्या वो उन लोगों को माफ कर सकता है जिन्होंने उसे इतना सफर कराया। लियम गुस्से से भर जाता है और कहता है, मैं बदला लेना चाहता हूँ। गाइड ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, स्वादिष्ट भावनाएं। फिर वो लियम से कहता है कि उसने उसमें इंटरेस्ट इसलिए लिया क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। लेकिन लियम जवाब देता है, मैं 2 बार की चिंता नहीं करता हूँ। आई रिग्रेट बीइंग काइंड, आई रिग्रेट बिलीविंग इन पीपल, आई वॉन्ट टू मेक देम सफर, गिव मी अनदर चांस एट लाइफ। अब लियम डिसाइड करता है अब वो सिर्फ अपने लिए जिएगा। वह कसम खाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो एक ऐसा विलन बन जाएगा जो दूसरों को कुचल कर ऊपर चढ़ेगा। गाइड उसे बताता है कि उसके पास लियम के लिए कुछ खास है।
वह एक सूटकेस से कुछ तस्वीरें निकालता है और लियम से कहता है कि वह उसे दूसरे वर्ल्ड में भेजने आया है और लियम खुद डिसाइड कर सकता है कि वह किस वर्ल्ड में जाना चाहता है। ऑप्शंस में शामिल हैं एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें मैजिक और सुपर पावर्स हैं, सैमुराई ईरा जापान, द वाइल्ड वेस्ट और यहाँ तक कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स भी। लियम सोचने की कोशिश करता है कि क्या ये सब सच है, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ एनिमे में होता है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक पैरेलल वर्ल्ड पर जाती है जिसमें जियंट रोबोट्स और स्पेसशिप्स हैं, और लियाम की नज़र उस पर टिक जाती है। वह उस ऑप्शन की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे अपने जूनियर के साथ हुई सारी फन एनिमे डिस्कशंस याद आने लगती हैं। गाइड कहता है कि उसने एक अच्छा चॉइस किया है, क्योंकि इस वर्ल्ड में एडवांस टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों मौजूद हैं। इस वर्ल्ड में अभी भी एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम फॉलो होता है, यानी नोबल्स की पावर है। गाइड बताता है कि लियम वहाँ एक काउंट के बेटे के रूप में पैदा होगा जो एक प्लैनेट का रूलर है। लियम को यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है और जैसे ही वह जायंट रोबोट की इमेज को छूता है, वह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। गाइड उसे नए वर्ल्ड में भेज देता है और विश करता है कि इस बार वह एक बेहतर लाइफ जिए। लियम का नया नाम होता है लियम बैमफील्ड, और वह काउंट का इकलौता बेटा होता है जो प्लैनेट हाइड्रा पर जन्म लेता है, एक ऐसा प्लैनेट जो पौधों से घिरा हुआ है। उसके 5वें जन्मदिन पर उसकी माँ उसे बताती है कि उसके लिए एक स्पेशल प्रेजेंट है। वह उसे एक कमरे में ले जाती है जहाँ एक जायंट केक रखा है और कहती है कि वह अपना गिफ्ट खोले। लियम को अंदर से एक रिमोट कंट्रोलर मिलता है और उसकी माँ बताती है कि यह गिफ्ट एक कस्टम मेड एआई मेड है। वह लियाम से कहती है कि वह रिमोट का इस्तेमाल करके उस मेड की फीचर्स चुन सकता है। लियाम को ऑप्शंस देखकर हैरानी होती है और वह अपनी माँ से पूछता है कि उसे एक एआई मेड रोबोट की ज़रूरत ही क्यों है। तभी उसके पिता कमरे में आते हैं। वह लियाम से कहते हैं कि उसे उस एआई की ज़रूरत ही क्यों है। मेड की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि उसे एक और ख़ास बर्थडे गिफ्ट मिल रहा है। लियम के पापा अचानक घोषित करते हैं कि वह उसे काउंट बैनफील्ड का टाइटल दे रहे हैं और उनके पास जो कुछ भी है वो सब अब लियम का है। लियम हैरान रह जाता है, लेकिन उसके पिता दोहराते हैं कि आज से वह इस फैमिली का हेड है और वह प्लैनेट को जैसे चाहे चला सकता है। हालांकि इसके बदले में उसके पिता एक रिक्वेस्ट करते हैं। वह बताते हैं कि वो और उनकी पत्नी अब रिटायर होकर इंपीरियल कैपिटल प्लैनेट में रहेंगे और बदले में लियम को हर महीने उन्हें अलाउंस भेजनी होगी। लियम इस डील के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इससे उसे फ्रीडम मिलती है। फिर उसके पापा बटलर ब्रायन को बुलाते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर। लियम उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है और घर का हेड बन जाता है। उसके माता पिता तुरंत कैपिटल के लिए निकल जाते हैं और कहते हैं कि अब से एआई मेड ही लियम की देखभाल करेगी। लियम अब भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता कि उसे इतनी पावर, वेल्थ और इन्फ्लुएंस सिर्फ 5 साल की उम्र में मिल गया। वह कसम खाता है कि इस बार वह एक विलन बनेगा जो दूसरों को दबाकर खुद की टर्म्स पर जिएगा। वह गाइड का धन्यवाद करता है, यह जाने बिना कि गाइड ने कभी उसे सच में हेल्प करने का प्लान किया ही नहीं था। अर्थ पर गाइड लियम की डेड बॉडी के पास खड़ा होता है और उसकी पैथेटिक लाइफ का मजाक उड़ा रहा होता है। फिर वह डिसाइड करता है कि अब वह लियम की चीटिंग वाइफ और उसके बॉस से थोड़ी मस्ती करेगा, जो इस वक्त एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। बॉस थोड़ा गिल्ट दिखाने की कोशिश करता है कि उसने लियम के साथ क्या किया, लेकिन लियम की वाइफ तो प्रिटेंड भी नहीं करती। जब वो दोनों अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, गाइड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वहां पुलिस को बुला देता है। पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और बॉस को अरेस्ट कर लेते हैं। उस पर कंपनी से पैसे चोरी करने और लियम को फ्रेम करने का आरोप लगता है। लियम की पत्नी रोने लगती है जब उसे एहसास होता है कि जो लाइफ उसने प्लान की थी वो अब उसकी पहुंच से बाहर है। गाइड को उनकी सफरिंग में बहुत मजा आता है और फिर वो लौटकर लियम की आत्मा को अगले वर्ल्ड की तरफ गाइड करता है। सच ये है कि उसने लियम के लिए अगले जीवन में और भी ज्यादा सफरिंग प्लान कर रखी है। गाइड जानता है कि जब लियम को सच पता चलेगा तो वो सारी नेगेटिव इमोशंस उसी की तरफ डायरेक्ट करेगा और वह उन्हीं इमोशंस को कंज्यूम करके और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। इतना ही नहीं, अगले वर्ल्ड में लाइफ स्पैन्स बहुत लंबे होते हैं और गाइड चाहता है कि लियम बहुत लंबा सफर करे और लगातार उसे न्यूट्रिशन देता रहे। दूसरी तरफ लियम को जल्द ही उसका एआई मेड रोबोट मिल जाता है जिसमें हाईएस्ट स्पेक कंपोनेंट्स होते हैं और वो सारी फीचर्स जो उसने खुद चुनी थी। वो उसके अनबॉक्सिंग को लेकर बहुत एक्साइटेड होता है। बटलर ब्रायन उसे बताता है कि उसे बस बॉक्स को छूना है और वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही लियम बॉक्स को छूता है वो अचानक वैनिश हो जाता है और एआई मेड एक्टिवेट हो जाती है। वह खुद को अमाजी के नाम से इंट्रोड्यूस करती है और लियम भी अपना परिचय देता है। ब्रायन बताता है कि ये मेड रोबोट सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे की मेंटेनेंस मांगती है, लेकिन लियम उसकी बात नहीं सुनता। वो छोटी सी परवर्ट मेंटालिटी वाला लड़का अमाजी को प्ले रूम में ले जाता है ताकि उसके सारे फीचर्स अच्छे से चेक कर सके। जब दोनों वापस आते हैं तो लियम उसके साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। ब्रायन घबरा जाता है और सोचता है कि उसका नया मास्टर परवर्ट है, लेकिन लियम कहता है, रिलैक्स, आई हैव द माइंड ऑफ अ 36-year-old एडल्ट। ब्रायन कहता है, 36 साल के लोग अभी भी बच्चे माने जाते हैं। और अमागी जोड़ती है कि एम्पायर में अडल्टहुड की ऑफिशियल एज 50 है और ज्यादातर लोग तब तक प्रॉपर एडल्ट्स नहीं माने जाते जब तक वो 100 ना हो जाएं।
एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लगभग 500 साल है। लियम ये सब सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है कि इस लॉन्ग लाइफ में वह कितनी चीजें कर सकता है। लेकिन तभी ब्रायन उसे वार्न करता है कि वो अमागी से ज्यादा क्लोज ना हो। लियम उससे रीजन पूछता है। बटलर बताता है कि एम्पायर को एआई से नफरत है क्योंकि एक वक्त एआई ने पूरी ह्यूमैनिटी को लगभग एक्सटिंक्ट कर दिया था। सिर्फ कुछ ब्रेव लोगों की वजह से ह्यूमैनिटी बची और वही लोग एम्पायर के फाउंडर्स बने। अब एम्पायर में किसी भी तरह के एआई से नफरत की जाती है। लियम सोचता है कि अगर उसकी माँ को यह पता था तो उसने उसे एआई मेड क्यों दी। ब्रायन सच्चाई छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन लियाम उस पर "मैं अब कैप्टन हूं" वाला डायलॉग फेंक देता है और ऑर्डर देता है कि सच्चाई बताई जाए। ब्रायन घबराकर लियम को बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर भाग गए क्योंकि उनका पूरा परिवार कर्ज में डूबा हुआ है। लियम यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है। ब्रायन समझाता है कि उसका ग्रेट ग्रैंडफादर एक महान शासक था, लेकिन उसके बाद के रूलर्स बहुत ही बेकार थे। अब उनके ज्यादातर रिसोर्सेज लोन शार्क्स के कंट्रोल में हैं और प्लैनेट की इकोनॉमी भी बहुत खराब हालत में है। लियम नहीं समझ पाता कि उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर एक डूबती हुई जिम्मेदारी क्यों डाल दी। ब्रायन कहता है कि उन्होंने लियम को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल सकें। लियम गुस्से में भर जाता है क्योंकि उसकी पहली लाइफ भी ऐसी ही थी जहां उसे यूज किया गया और फिर छोड़ दिया गया। अब वह तय करता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, एज लॉन्ग एज ही कैन डू समथिंग अबाउट इट। वह अमाजी से कहता है कि वे दोनों इस सोसाइटी के आउटकास्ट्स हैं, इसलिए उन्हें टीम अप करना चाहिए। लियम मेट से पूछता है कि क्या वो उसके साथ टीम बनाएगी ताकि वो दोनों मिलकर वो पावर हासिल करें जिससे वो कुछ भी कर सकें। लेकिन अमाजी इनकार नहीं करती, बल्कि घुटनों पर बैठ जाती है। वह कहती है कि उसका इस दुनिया में सिर्फ एक ही पर्पस है, टू सर्व लियम। उसे टीम बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही उसकी लॉयल है। वह वादा करती है कि वह हर तरह से उसकी सेवा करेगी। लियम डिसाइड करता है कि वह उसे 3 नियमों की रोबोटिक्स देगा ताकि वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करे। लेकिन वह तुरंत अपना मन बदल लेता है क्योंकि अब वो गुड गाय नहीं बनना चाहता। अब वह तीनों लॉज को सिर्फ अपने लिए कस्टमाइज करता है। फर्स्ट लॉ, अमजी अपने मास्टर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सेकंड लॉ, अमजी को उसके सभी कमांड्स ओबे करने होंगे। थर्ड लॉ, अमाजी को अपनी रक्षा करनी है जब तक कि वह पहले 2 लॉ का उल्लंघन न करे। अमाजी इन लॉज को अपने सिस्टम में इंग्रेव कर लेती है। लियम अब उससे पूछता है कि वह क्या कर सकता है ताकि उसका टेरिटरी प्रॉस्परस बन जाए। अमाजी सजेस्ट करती है कि वह एजुकेशन कैप्सूल का उपयोग करे जो उसकी ब्रेन में सीधे नॉलेज और एक्सपीरियंस ट्रांसफर कर देगी और उसके शरीर को भी मजबूत बना देगी। वह बताती है कि उसे कैप्सूल में कुछ महीनों तक रहना होगा और उस दौरान वह उसकी टेरिटरी को संभाल लेगी। ब्रायन यह सुनकर पैनिक करता है और कहता है कि एआई मेड को पूरी टेरिटरी सौंपना इंसानियत के लिए खतरा है। लियाम कहता है कि यह खतरा नहीं है क्योंकि वह ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता और सेकंड लॉ के अनुसार अमजी उसके हर निर्देश को परफेक्टली फॉलो करेगी। ब्रायन कहता है कि एम्पायर इस बातों को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अमाजी कॉन्स्टिट्यूशन चेक करती है और बताती है कि कोई लॉ ऐसा नहीं है जो एआई को गवर्नेंस में मदद करने से रोके। लियम ब्रायन को ऑर्डर देता है कि एक एजुकेशन कैप्सूल तैयार की जाए और अपने एब्सेंस में वह सारी अथॉरिटी अमाजी को दे देता है। जब वह कैप्सूल के अंदर जाता है तो वह अमाजी से पूछता है कि क्या वह इमोशंस को फील कर सकती है या कम से कम मिमिक। अमाजी जवाब देती है कि वह नहीं जानती कि वह इमोशंस फील कर सकती है या नहीं, लेकिन जब लियम ने उससे टीम बनाने के लिए कहा था तो उसकी कैश डेटा से भर गई थी। लियम को एहसास होता है कि अमाजी किसी न किसी स्तर पर इमोशंस फील कर सकती है। वह उससे कहता है कि वह सब कुछ संभाले और वह अपनी स्कूल और कॉलेज एजुकेशन को स्पीड रन करेगा। 2 साल बाद लियम कैप्सूल से बाहर आता है। उसके ब्रेन में अब डेकेड्स की जानकारी और अनुभव होता है। वह हैरान होता है कि वह कैप्सूल में 2 साल था, लेकिन अमाजी बताती है कि कैप्सूल के अंदर टाइम का कोई सेंस नहीं होता। लियम फिर देखता है कि उसका शरीर भी अब बड़ा और मजबूत हो चुका है और अमाजी कहती है कि उसे रिहैब की जरूरत होगी इस ग्रोथ के लिए। रिहैब के बाद लियम अपने प्लैनेट की कमांड लेता है और अमाजी से एक रिपोर्ट लेता है। उसे पता चलता है कि प्लैनेट की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है और वह डिसाइड करता है कि वह मुख्य सुविधाओं का इंस्पेक्शन करेगा। अमाजी उसे स्पेसशिप लॉन्च पैड पर ले जाती है। लियम देखकर दंग रह जाता है। स्पेसशिप्स टेक ऑफ कर रहे हैं और उनकी फ्लोटिंग डॉक में डॉक कर रहे हैं, जो उनकी डिफेंस लाइन भी है। फिर वह जायंट बैटल रोबोट को देखकर और भी एक्साइटेड हो जाता है, जो उनके सोल्जर्स ऑपरेट करते हैं। लेकिन अमाजी बताती है कि उनमें से ज्यादातर उपयोग में नहीं है क्योंकि उनके पास बजट नहीं है उन्हें रिपेयर करने का। लियाम कहता है कि वह भी एक बैटल रोबोट में बैठना चाहता है और अमागी खुशी से उसकी व्यवस्था करती है। लियम एक बैटल रोबोट में बैठता है और अमाजी बताती है कि इसका मूवमेंट मैजिक के जरिए कंट्रोल होता है। उसे बस इमेजिन करना है कि वह कैसे मूव करना चाहता है। लियम ट्राई करता है और पाता है कि मूवमेंट आसान है, लेकिन अमाजी बताती है कि उसने उसकी सेफ्टी के लिए सारे वेपन्स हटा दिए हैं। लियम कहता है कि वह सच में किसी से लड़ना चाहता है और अमाजी उसके लिए उनकी ट्रूप्स के कैप्टन को बुलाती हैं। लियम तुरंत कैप्टन की रोबोट पर चार्ज करता है और उसे गिरा देता है, लेकिन जल्दी समझ जाता है कि कैप्टन सीरियस नहीं है। वह चिल्लाता है कि वह अर्नेस्टली लड़े और कैप्टन उसकी बात मानता है। लियम फिर से चार्ज करता है, लेकिन इस बार कैप्टन उसके रोबोट को डिसार्म करता है और जमीन पर पटक देता है। लियम इस स्किल गैप से हैरान होता है।
अमाजी बताती है कि कैप्टन के पास ज्यादा अनुभव और ट्रेनिंग है, इसलिए वह रोबोट को बेहतर विजुअलाइज कर पाता है। लियम को समझ आता है कि वह अभी भी बहुत कमजोर है और वह डिसाइड करता है कि वह खुद को ट्रेन करेगा। वह ब्रायन को ऑर्डर देता है कि उसे सबसे अच्छा मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर ढूंढा जाए। ब्रायन कहता है कि वह एक रूलर है, उसे लड़ाई सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन लियाम उसकी बात काटता है क्योंकि पिछली जिंदगी में वो पावरफुल लोगों के नीचे दबा था और इस बार वह सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है। थोड़े ही समय बाद लियम के महल के बाहर एक सैमुराई आता है, उसका नाम यासूशी होता है। लियम उसे देखते ही एक्साइटेड हो जाता है, उसे लगता है जैसे मीहॉक खुद उसके सामने खड़ा हो। वह इंस्टेंटली फैन बॉइंग करने लगता है और सोचता है कि यासूशी जरूर इस दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट होंगे। लियम बड़े उत्साह से कहता है कि वह उनके जैसे महान वॉरियर से ट्रेनिंग लेने को लेकर सुपर एक्साइटेड है। यासुशी तब एक फिलोसॉफिकल टोन में बोलने लगता है कि वह लगातार अपनी मार्शल आर्ट्स स्टाइल को पूरे एम्पायर की बेस्ट स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता। लियम उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। जब अमाजी लियम को वार्निंग देने की कोशिश करती है कि यह सोर्ड्समैन थोड़ा शेडी लगता है, तो लियम उसकी बात को टाल देता है। वह कहता है, बीइंग अ लिटिल शेडी इज द प्रूफ दैट ही इज अ ग्रेट सोर्ड्समैन। उसे पूरा यकीन है कि यासुशी बस अपने स्ट्रेंथ पर फोकस्ड है, इसलिए वो दुनिया से डिटैच्ड लगता है। अमाजी इंसिस्ट करती है कि लियम को कम से कम यासूशी को टेस्ट तो करना चाहिए। लियम मान जाता है और यासूशी से कहता है कि वो अपनी स्किल्स दिखाए। यासूशी उसे पास के एक मैदान में ले जाता है जहां कुछ वुडन लोग अपराइट खड़े होते हैं। वह लियाम से कहता है कि वो उसे अपनी मार्शल आर्ट्स स्टाइल की सीक्रेट टेक्निक दिखाएगा, लेकिन सिर्फ एक बार। उसे एक ही मौके में इसे ऑब्जर्व करके मेमोराइज करना होगा। लियम तुरंत अमाजी से कहता है कि वह सब कुछ रिकॉर्ड करे। यासुशी अपना स्टांस लेता है, वह अपनी तलवार को सिर्फ शीथ से आधा निकालता है और फिर तुरंत वापस डाल देता है, लेकिन अगले ही पल सारे लॉग्स बीच से कटकर गिर जाते हैं। लियम स्टंड रह जाता है और तुरंत अमाजी से कहता है कि वह रिकॉर्डिंग एनालाइज करे, ये देखने के लिए कि यासुशी ने ऐसा किया कैसे। रिकॉर्डिंग बताती है कि यासुशी ने अपनी सोर्ड पूरी तरह ड्रॉ भी नहीं की थी और यह देखकर लियम पूरी तरह डम्फाउंडेड हो जाता है। उसे लगता है यासुशी इतनी स्पीड से चला कि इवन अमागी जैसे एडवांस्ड एआई की रिकॉर्डिंग भी उसे प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं कर पाई। लियम तुरंत एक्साइटेड होकर उसे अपना टीचर बनाने की बात करता है और यासूशी खुशी से मान जाता है। लेकिन उसी रात यासूशी वापस उसी जगह आता है और अकेले में हंसता है क्योंकि लियम उसके ट्रिक पर फंस गया था। असल में वे सारे लॉग पहले से ही कट किए हुए थे और लियाम को पता तक नहीं चला कि उसे स्कैम किया जा रहा है। लियाम इस बात से अनजान यासूशी के अंडर ट्रेनिंग जारी रखता है सोर्ड और स्पीयर आर्ट्स में। वह बेसिक्स में काफी इंप्रूव करता है ओवर द इयर्स, लेकिन सीक्रेट स्किल के करीब तक नहीं पहुंच पाता जिसे वह यासूशी का असली हथियार समझता है। 3 साल तक इंटेंस ट्रेनिंग के बाद एक शाम लियम एक वुडन लॉग पर एरियल स्लैश करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह सोचता है कि उसे ये सीक्रेट टेक्निक कैसे सीखनी है, क्योंकि उसे अपनी स्ट्रेंथ के लिए एक अल्टीमेट फिनिशिंग मूव चाहिए। उस रात यासुशी अपने कमरे में मांगा पढ़ रहा होता है। तभी लियम वहां पहुंचता है और दरवाजा नॉक करता है। वह यासुशी से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे सीक्रेट टेक्निक सिखा दे, लेकिन यासुशी कहता है कि लियम अब उससे स्टडी नहीं कर सकता। लियम शॉक्ड रह जाता है। तब यासुशी उसे याद दिलाता है कि पहली मुलाकात में ही उसने कहा था कि सीक्रेट टेक्निक वो बस एक बार दिखाएगा और लियम की गलती थी कि उसने उस एक मौके में नहीं सीखा। यासुशी कहता है कि अब लियम उस टेक्निक को सीखने लायक नहीं रहा। लियम घबरा जाता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है कि वो फिर कभी उससे इस बारे में सवाल नहीं करेगा। यासुशी नाटक करता है कि वह उसे माफ कर देता है। जैसे ही लियम चला जाता है, वह चिप्स खाते हुए लियम का मजाक उड़ाता है। दैट इडियट रियली बिलीव्स दिस काइंड ऑफ टेक्निक एग्जिस्ट्स। तभी लियाम फिर से दरवाजा खोलता है और कहता है कि वह अपनी मासिक फीस में थोड़ा और पैसा जोड़ना चाहता है अपने बिहेवियर के लिए माफी के रूप में। यासूशी के पास एक्स्ट्रा पैसे लेने से इनकार करने का कोई रीजन नहीं होता और वह अंदर ही अंदर सेलिब्रेशन करने लगता है। यह मेरी जिंदगी की सबसे आसान नौकरी है। लेकिन तभी लियम फिर से दरवाजे पर आता है और कहता है कि वह अगले दिन की ट्रेनिंग से छुट्टी चाहता है क्योंकि उसे कुछ अर्जेंट बिजनेस निपटाना है। अगले दिन अमाजी लियम को उसके प्लैनेट की इकोनॉमी का रिपोर्ट देती है। वह बताती है कि वे अभी भी हेवी डेट्स में हैं, लेकिन धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। लियम यह सुनकर खुश होता है और अमाजी की तारीफ करता है, लेकिन अमाजी मॉडेस्टली कहती है कि वह उसकी तारीफ डिजर्व नहीं करती क्योंकि कई सेक्टर्स में प्रोग्रेस बहुत स्लो है, जैसे एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जबकि इन पर बहुत सारा फंड इन्वेस्ट किया गया था। जैसे ही लियम रिपोर्ट की डिटेल्स देखता है, उसे पता चल जाता है कि असली प्रॉब्लम क्या है। वह तुरंत उस डिपार्टमेंट के हेड को समन करता है। कुछ देर में एक अगली स्वेटी इडियट कमरे में आता है और लियम बिना समय गंवाए सीधे पॉइंट पर आता है। वह उससे पूछता है कि उसने गवर्नमेंट के फंड्स चुराए क्यों हैं, क्योंकि उसके पास इस बात के सॉलिड प्रूफ्स हैं कि वह पैसा अपनी पॉकेट में डाल रहा है। लेकिन वह आदमी लियम को नाइव बच्चा समझता है और कहता है कि उनके काम में बहुत अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम्स आती हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। लियम और भी गौर से उसे इंस्पेक्ट करने लगता है और मजे की बात यह है कि वह उस आदमी की करप्शन को ऑलमोस्ट एडमायर करने लगता है।
लियम सोचता है कि मे बी आई कैन इवन लर्न अ फ्यू ट्रिक्स फ्रॉम दिस गाय। उसी समय अमाजी लियम को एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाती है जिसमें करप्शन की वजह से एक बड़ा स्कैंडल हुआ था। लियम से सामने खड़ा वो आदमी सफाई देता है कि उसने कुछ नहीं किया, ये सब उसके सबऑर्डिनेट की गलती थी जिसे इस मामले में एग्जीक्यूट कर दिया गया। अमाजी और गहराई से कई न्यूज़ आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स को एनालाइज करती है और पाती है कि उस सबऑर्डिनेट के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था और एग्जीक्यूशन के बावजूद चोरी हुआ पैसा कभी वापस नहीं आया। लियम को अचानक अपनी पिछली जिंदगी की वो याद सताने लगती है जब उसके बॉस ने उसे झूठे आरोपों में फंसाया था। उसे यकीन हो जाता है कि यही स्वेटी इडियट भी वैसा ही कर रहा है। लियम गुस्से से भर उठता है और उस आदमी से सीधा सवाल करता है कि क्या उसने अपने सबऑर्डिनेट को फंसाया और मरवा दिया। वो आदमी डर कर बहाने बनाने लगता है, लेकिन जैसे ही लियम अपनी सोर्ड निकालकर उसकी ओर बढ़ता है, वो कहता है कि उसने तो सिर्फ देश की इकोनॉमी को स्मूथली चलाने के लिए जो जरूरी था वही किया। लेकिन लियम को यह सफाई जरा भी पसंद नहीं आती। वह उसे डराने की कोशिश करता है, बोलता है, यू आर एंजॉइंग दिस लग्जरी बिकॉज पीपल लाइक मी वर्क हार्ड टू रन द कंट्री। मगर लियम उसे अपनी बात पूरी नहीं करने देता और एक ही सोर्ड स्विंग में उसे सीधे आफ्टर लाइफ पहुंचा देता है। वह चिल्लाता है, ओनली आई गेट टू मिस यूज पावर एंड ऑप्रेस पीपल, नो वन टचेस माई पीपल, माई मनी, आई विल किल एनी वन हु ट्राइज टू टेक वट बिलोंग्स टू मी। इसके बाद लियम अमागी को आदेश देता है कि सभी करप्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए और जो भी दोषी पाए जाएं उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाए। अमाजी उसे शांत होने की सलाह देती है और लियम को याद आता है कि उसने अभी अभी एक इंसान को मार डाला है। अमाजी उसकी सोर्ड उससे ले लेती है और उसे संभालती है। फिर वह समझाती है कि अगर वे हर करप्ट ऑफिसर को एग्जीक्यूट या फायर कर देंगे तो पूरे प्लैनेट की फंक्शनैलिटी ठप हो जाएगी, क्योंकि लगभग हर कोई करप्ट है और अमाजी अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती। इसलिए वह लियम को सलाह देती है कि वो करीब 30 और एआई मेड्स खरीदे जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में एक्सपर्ट हों, भले ही वे हाई स्पेक ना हों। लियम उससे सहमत होता है और कहता है कि करप्ट ऑफिसर्स को भी एग्जीक्यूट किया जाए, भले ही उससे उसकी इमेज को नुकसान पहुंचे। वह कहता है, आई डोंट नीड एनीवन हु डजंट ओबे मी। इसके कुछ दिन बाद लियम अपने 3 साल की ट्रेनिंग को टेस्ट करने के लिए फिर से स्पारिंग करना चाहता है, लेकिन उससे पहले यासू वहां आ जाता है और कहता है कि मास प्रोड्यूस्ड को यूज करना बेकार है क्योंकि वो बहुत ईजी होते हैं। अगर लियम को सच में सबसे ऊपर पहुंचना है तो उसे ऐसे मेका को पायलट करना होगा जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। लियम को यह बात ठीक लगती है और तभी उसका कैप्टन उसे ऑफर करता है कि वो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का 3 जनरेशंस पुराना पर्सनल बैटल रोबोट इस्तेमाल कर सकता है। असल में यासू चाहता है कि लियम इसी पुराने मेचा नाइट को बाहर निकाले। उसी दिन सुबह यासू स्टोर हाउस में कुछ चुराने की नीयत से गया था क्योंकि लियम बहुत तेजी से सीख रहा था और जल्द ही उसके पास लियम को सिखाने के लिए कुछ नहीं बचता। वहां उसे कुछ नहीं मिलता मगर एक पुराना मेका यूनिट दिखता है जो देखने में खराब लगता है। फिर भी यासू सोचता है कि इसके पार्ट्स बेचकर अच्छा पैसा मिल सकता है। लियम इस जाल में फंस जाता है और ब्रायन से कहता है कि वो इस पुराने मेका को रिपेयर करे। ब्रायन उसे समझाता है कि यह बहुत पुराना है और सीखने के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन लियम उसकी नहीं सुनता और कहता है कि उसके टीचर ने बताया है कि सच्चा फाइटर वही है जो सबसे कठिन मेका को भी चला सके। ब्रायन हार मान जाता है और कहता है कि लियम को अब ट्रेनिंग छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत स्किल्ड है, मगर लियम फिर से मना कर देता है। मैं अल्टीमेट मूव यासू ने मुझे दिखाया है का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित हो रहा हूँ। इस बीच अमाजी लियम के आदेश पर मेका की इंस्पेक्शन करने जाती है। हालांकि वो यासू पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती, वह बस ये उम्मीद करती है कि ये मेका लियम को सुरक्षित रखे। कुछ दिनों बाद एक इंजीनियर निया लियम के प्लैनेट पर आती है। वह खुद को 7th इंपीरियल वेपन फैक्ट्री की इंजीनियर बताती है। लियम अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन तभी निया अमाजी को घूरने लगती है। लियम गुस्से में पूछता है कि क्या उसे उसकी मेड से कोई दिक्कत है, मगर निया असल में अमाजी में इंटरेस्टेड होती है क्योंकि उसने कभी इतनी महंगी और कस्टम मेड एआई रोबोट नहीं देखी थी। वह उसे एनालाइज करने लगती है, लेकिन लियम उसे टोकता है, जस्ट डू द जॉब यू आर हियर फॉर। लियाम निया को पुराने मक्का के पास ले जाता है और उसे देखते ही निया कहती है कि इसे छोड़ो और नया खरीदो क्योंकि यह मॉडल अब बनता ही नहीं और इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे और रेयर हैं। लेकिन लियम जिद करता है कि इसी को रिपेयर किया जाए। वह कहता है कि जिन पार्ट्स की रिप्लेसमेंट नहीं मिलती वहां मॉडर्न पार्ट्स लगाओ, लेकिन कंट्रोल्स मैनुअल ही रहने दो। लियम कहता है कि उसे कॉस्ट की कोई परवाह नहीं है और निया को यह सुनकर खुशी होती है। लियम कहता है कि उसे एक फिनिशिंग मूव चाहिए, जैसे कि रॉकेट पंच। उसी वक्त यासू वहां पहुंचता है और जैसे ही उसकी नजर निया पर पड़ती है वह उससे पहली नजर में प्यार कर बैठता है। वह खुद को कूल दिखाते हुए निया के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन निया उस वक्त लियम से बहस में उलझी होती है कि रॉकेट आर्म क्यों इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। अंत में लियाम पैसे की ताकत से उसे मना लेता है, जबकि यासू जल भुन जाता है क्योंकि निया ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। गुस्से में वह लियम को एक इम्पॉसिबली डिफिकल्ट ट्रेनिंग देता है जिसमें उसे ब्लाइंड फोल्डेड होकर एक लेक के बीच में लकड़ी पर बैलेंस बनाए रखते हुए टेनिस बॉल से डिफेंस करना होता है और उसका सोर्ड भी जानबूझकर बहुत हैवी बना दिया जाता है। लियम शिकायत करता है कि यह असंभव है, लेकिन यासू उसे कहता है,
स्टॉप रिलाइंग ऑन योर सेंसेस, यूज योर इंस्टिंक्ट्स, स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट फीलिंग। और हमेशा की तरह लियम उसकी बात मान लेता है। कुछ दिनों बाद निया मेक्का को पूरी तरह रिपेयर और कस्टमाइज कर देती है। ब्रायन उसे देखकर बैनफील्ड फैमिली के पुराने ग्लोरी डेज को याद करता है। फिर निया लियम को मेक्का चलाना सिखाती है और उसे अंदर डेमो के लिए ले जाती है। मेक्का का कंट्रोल रूम स्पेशल मैजिक से बड़ा कर दिया गया होता है। लियम जैसे ही अपनी सीट पर बैठता है, मेक्का उसे स्कैन करके अपना मास्टर मान लेता है। निया बताती है कि अब ये यूनिट सिर्फ लियम को रिकॉग्नाइज करेगा। लियम एक स्टेप लेने की कोशिश करता है, लेकिन मेक्का सीधे जमीन पर गिर जाता है क्योंकि इसमें कोई असिस्टेंट सिस्टम नहीं होता। एनिया मुस्कुराकर कहती है, दिस विल मेक इट मच हार्डर टू कंट्रोल द मेक्का। लेकिन अगर लियम इस मेक्का को मास्टर कर लेता है तो वह इसे अपनी बॉडी की तरह कंट्रोल कर सकता है। लियम दोबारा कोशिश करने का फैसला करता है और इस बार वह सफलतापूर्वक उठ खड़ा होता है और स्टोर रूम से बाहर चलने लगता है। निया उसकी स्किल्स देखकर इम्प्रेस्ड हो जाती है और कहती है कि अगर वो मेक्का को पहले ही प्रयास में इतनी आसानी से कंट्रोल कर सकता है तो वो जरूर एक रियल जीनियस है। वह उसे सलाह देती है कि वो बस इमेजिन करता रहे कि वो मेक्का को कैसे मूव करना चाहता है। मगर तभी निया के मार्शमैलोज लियम के आर्म से टच हो जाते हैं और उसका इंसल माइंड उसकी गूनर इंस्टिंक्ट्स के हवाले हो जाता है। लियम डर्टी चीजें इमेजिन करने लगता है और मेक्का उन हरकतों को एक्ट आउट करने लगता है। यासु घबरा जाता है। उसे लगता है कि लियाम मक्का के अंदर निया के साथ परिवर्तित हरकतें कर रहा है। ब्रायन खुश होता है क्योंकि पहली बार लियाम ने किसी ह्यूमन वुमन में इंटरेस्ट दिखाया है। वहीं मेक्का के अंदर निया भी फ्रीक आउट हो जाती है और सोचती है कि लियम एक टोटल परवर्ट है। बदले के तौर पर यासु अगले दिन की ट्रेनिंग को और भी इंसेन बना देता है। अगले दिन लियम फिर से सीक्रेट स्किल सीखने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह कोई प्रोग्रेस नहीं होती। वह अमाजी से पूछता है कि क्या उसमें सोर्ड्समैनशिप का कोई टैलेंट नहीं है। अमाजी जवाब देती है कि एक एआई मेड होने के नाते वो टैलेंट के कॉन्सेप्ट को नहीं समझती, लेकिन उसे लगता है कि प्रॉब्लम लियम में नहीं बल्कि यासु में है। वह कहती है कि यासु की क्रेडिबिलिटी ही क्वेश्चनेबल है। मगर लियम ये समझने के बजाय सोचता है कि अमाजी कह रही है कि उसने यासु पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं किया है। अमाजी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका मतलब कुछ और था, लेकिन लियम को अचानक समझ आता है कि उसके टेक्निक में क्या कमी है। वह कहता है कि यासु द्वारा सोर्ड की रीच से बाहर के लॉग्स को काटना फिजिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन इस दुनिया में मैजिक भी है। उसे लगता है कि मैजिक ही वह तरीका है जिससे अल्टीमेट मूव किया जा सकता है। वह मानता है कि अगर वह अपनी सोर्ड में मैजिक फोकस करे और खुद को एक फ्लाइंग स्लैश मारते हुए इमेजिन करे तो वह भी ये टेक्निक हासिल कर सकता है। लियम तुरंत इस प्रिंसिपल के साथ प्रैक्टिस शुरू करता है और वर्षों तक टारगेट की ओर मैजिकल स्लैश भेजने की कोशिश करता रहता है। और एक दिन वह अपनी लिमिट्स को पार कर जाता है। अगले दिन वह यासु को बुलाता है और उसे अपनी प्रोग्रेस दिखाता है। वह अपने स्पेशल टेक्निक से एक मैजिक स्लैश मारता है और एक वुडन लॉग को आधा काट देता है। यासु का दिमाग सुन्न हो जाता है। वह सोचने लगता है कि जब ये टेक्निक शुरू से ही फेक थी तो लियम ने इसे सीखा कैसे। लियम उससे पूछता है कि क्या उसने टेस्ट पास कर लिया, मगर यासु के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि लियम ने असंभव को संभव कर दिया होता है। वह चुप रहता है, सोच में डूबा कि क्या कहे। लियम सोचता है कि यासु अपसेट है क्योंकि उसने डिस्टेंस कट करने के बाद ही खुद को सेटिस्फाइड मान लिया। यासु उसे यही बात कहता है कि डोंट गेट कंप्लेसेंट इवन दो you've अचीव्ड अ ग्रेट फीट, और उसे लगातार मेहनत करते रहने की सलाह देता है। कुछ दिनों बाद लियम को खबर मिलती है कि पायरेट्स ने उसके डोमेन के एक प्लैनेट पर हमला कर दिया है। अमाजी बताती है कि वो प्लैनेट ना तो रहने के लिए और ना ही माइनिंग के लिए सूटेबल था, लेकिन उसने वहां एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी थी और अब पायरेट्स उसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रायन लियम को इन्फॉर्म करता है कि उनके सोल्जर्स पायरेट्स से लड़ तो रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। लियम तुरंत अमाजी की ओर स्ट्रैटेजी के लिए देखता है। वह उसे बताती है कि वे प्लैनेट के होराइजन और यूनिक ग्रेविटी का यूज करके पायरेट्स पर सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। लियम उसे स्पेस बैटल हैंडल करने को कहता है और खुद सोल्जर्स को ज्वाइन करने का फैसला करता है। ब्रायन उसे रोकता है और कहता है कि ये बहुत डेंजरस है, लेकिन लियम उसकी नहीं सुनता और मेचा नाइट में बैठ जाता है। अमाजी उसे प्लैनेट की ओर लॉन्च कर देती है और लियम क्लाउड्स का यूज करके स्नीक अटैक्स करता है। पायरेट्स पैनिक में आ जाते हैं क्योंकि लियम का मेक्का उन्हें एक एक करके मार रहा होता है। कुछ पायरेट्स उस पर पीछे से हमला करते हैं, लेकिन यासु की इंसेन ट्रेनिंग की वजह से लियम में ऑब्जर्वेशन हैकी डेवलप हो चुका होता है और वह आसानी से उन्हें खत्म कर देता है। वह क्लाउड्स के पीछे छिपे एनिमीज को डिटेक्ट करता है और एक दूसरी वेपन से उन्हें शूट करता है। पायरेट्स घबरा जाते हैं और रिट्रीट करने का फैसला लेते हैं, लेकिन तभी लियम अपने फ्लाइंग स्लैश से हमला करता है और एक ही बार में दर्जनों मेक्का को काट देता है। पायरेट्स पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी किसी ऐसी लॉन्ग रेंज कटिंग वेपन के बारे में नहीं सुना था। लियम उन्हें अपना स्पेशल रॉकेट पंच देने का सोचता है, लेकिन कमांड देने पर कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि शायद एनेया ने ये फीचर इंस्टॉल ही नहीं किया। तभी अचानक उसके पास एक मैजिक सर्कल प्रकट होता है और वहां से एक जायंट रॉकेट आर्म बाहर निकलता है जो एस्केपिंग पायरेट्स को हिट करके बड़ा एक्सप्लोजन करता है। लियम गुस्से में चिल्लाता है कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड,
लेकिन निया कहती है कि यही एक तरीका था जिससे रॉकेट पंच एक फंक्शनल अटैक बन सकता था। तभी अमाजी लियम से कांटेक्ट करती है और बताती है कि वो सिर्फ 10% पायरेट शिप्स को कैप्चर कर पाई, 30% डिस्ट्रॉय हो गई और बाकी 60% भाग निकली। लियम इसे विक्ट्री मानता है और अमाजी की तारीफ करता है। जल्द ही यह खबर कि उसके ट्रूप्स हार गए हैं पायरेट कैप्टन तक पहुंचती है। वह अपनी लैबोरेटरी में जाता है और यह सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि पायरेट्स ने दुश्मन को कम आंका और हार का स्वाद चखा, इसीलिए उन्होंने अपने नुकसान को कम करने के लिए पीछे हटने का फैसला किया। पायरेट कैप्टन पीछे हटने वाले पायरेट्स को विम्प्स कहता है और घोषणा करता है कि वह अपनी क्रू में हारने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। वह अपने असिस्टेंट को आदेश देता है कि पूरी फ्लीट को तैयार करो, क्योंकि वे उन लोगों को नष्ट कर देंगे जो वापस घर भाग गए, ताकि सभी को यह संदेश मिल जाए कि कैप्टन गो असफलता को हल्के में नहीं लेता। वह खुद उस फ्लीट का नेतृत्व करने के लिए तैयार होता है और अपने नवीनतम टेस्ट सब्जेक्ट से कहता है कि थोड़ा और इंतजार कर, क्योंकि वह बाद में उसके साथ मजे करेगा। वापस लियम की ओर, वह अपने ग्रह के बाहर स्थित स्पेस स्टेशन पर डॉक करता है, पायरेट्स पर अपनी जीत से संतुष्ट। अमाजी उसे उसके पहले बैटल में जीत की बधाई देती है और लियम कहता है कि जीत से भी बेहतर बात यह है कि उन्हें कुछ लूट भी मिला। अमाजी बताती है कि एम्पायर के कानूनों के अनुसार अगर वे कोई पायरेट शिप पकड़ लेते हैं तो वह शिप और उसके अंदर का कार्गो उनका हो जाता है। यह सुनकर लियम उत्साहित हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि पायरेट शिप्स गोल्ड और सिल्वर से भरी होंगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें इससे भी ज्यादा कीमती चीजें होती हैं। जब सैनिक पायरेट शिप से एडमंटाइट और मिथ्रिल जैसे दुर्लभ खनिजों से भरे बड़े बड़े क्रेट्स बाहर निकालते हैं। अमाजी लियम को बताती है कि ये सच में बहुत कीमती हैं, लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वह तो गोल्ड और डायमंड्स चाहता था। अमाजी उसे बताती है कि गोल्ड की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यह ज्यादातर एक बेकार एलिमेंट है, और डायमंड तो सिर्फ कार्बन होता है जिसे वे घर पर बना सकते हैं। लियम को एहसास होता है कि पृथ्वी के प्रेशियस मेटल्स और स्टोन्स की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसके अंदर का गोल्ड डिगर अब भी उस चमकदार पीले मेटल को चाहता है। वह गोल्ड की मांग करता है और ब्रायन बताता है कि उनके पास कुछ गोल्ड है जिसका उपयोग वे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने में करते हैं। लियम उसे कहता है कि उस गोल्ड को कॉइन्स में बदल दो और उसके कमरे को उनसे भर दो। और जहां तक मायथिल और अन्य दुर्लभ एलिमेंट्स की बात है, वह चाहता है कि उन्हें लेजेंडरी वेपन्स में बदला जाए। ब्रायन माफी मांगता है और उसे बताता है कि उनके पास इतने कुशल ब्लैकस्मिथ्स नहीं है जो ऐसा कर सकें। लियम निराश हो जाता है, लेकिन फिर अमाजी उसे बताती है कि उसने पायरेट्स से लड़ते समय कुछ खोजा। वह समझाती है कि वर्तमान में बैनफील्ड फैमिली के पास लगभग 10,000 बैटलशिप्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 30% ही ऑपरेशनल हैं और वे सिर्फ 2,000 को इमरजेंसी नोटिस पर तैनात कर सकते हैं। लियम हैरान होता है कि उन्होंने इतने कम शिप्स के साथ भी पायरेट्स को हरा दिया। अमाजी कहती है कि पायरेट्स ने उन्हें कम आंका और फिर लियम की बैटलफील्ड में स्किल्स ने उन्हें जल्दी ही कोने में धकेल दिया। लियम यह सुनकर खुश होता है, लेकिन यह तथ्य कि उसके फ्लीट का 70% बेकार है उसे चिंता में डाल देता है। अमाजी सुझाव देती है कि जो स्क्रैप काम का नहीं है उसे बेच दिया जाए। ब्रायन तुरंत विरोध करता है और कहता है कि अगर वे अपने फ्लीट के शिप्स की संख्या घटा देंगे तो पायरेट्स उन्हें आसान टारगेट समझकर फिर से हमला कर सकते हैं। अमाजी जवाब देती है कि उन अनयूज्ड शिप्स का सिर्फ बेसिक मेंटेनेंस करना भी पैसों में भारी पड़ता है और उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। लियम उससे सहमत हो जाता है, क्योंकि वह पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता, और कहता है कि उन्हें या तो बेच दो या किसी और काम में ले लो। अमाजी फिर सुझाव देती है कि वे उन पायरेट शिप्स से मिले मटेरियल्स को बेचकर नए शिप्स खरीद सकते हैं। वह कहती है कि वे लेटेस्ट मॉडल तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन वे पर्याप्त सेकंड हैंड शिप्स खरीद सकते हैं ताकि अपनी फ्लीट को मजबूत कर सकें। ब्रायन फिर से असहमति जताता है और कहता है कि अगर वे सेकंड हैंड शिप्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनके फैमिलीज प्राइड को ठेस पहुंचेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके लिए अपने फैमिलीज प्राइड और ऑनर से कोई मतलब नहीं है। उसे बस जीत चाहिए, और इसी वजह से वह अमाजी को आदेश देता है कि तुरंत कुछ अच्छे सेकंड हैंड बैटलशिप्स खरीदे जाएं। इस बीच लियम की सीमा से बहुत दूर मिया एक प्रेजेंटेशन दे रही है एम्पायर्स आर्मी के एलीट नोबल्स को, जिसमें वह बता रही है कि 7th वेपन्स फैक्ट्री ने जो नया वॉरशिप विकसित किया है वह कितना शक्तिशाली है। वह बताती है कि यह नया शिप पिछले मॉडलों से अधिक शक्तिशाली है, कम फ्यूल खर्च करता है और मेंटेनेंस में भी आसान है। जब वह अपनी प्रेजेंटेशन पूरी कर लेती है तो 3rd वेपन्स फैक्ट्री की उसकी प्रतिद्वंदी महिला अपने शिप को पेश करती है, जिसकी शुरुआत वह यह बताकर करती है कि इसे एक अवार्ड विनिंग आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। वह शिप के लग्जूरियस इंटीरियर को दिखाती है, जो कि एक शीर्ष फैशन कंपनी द्वारा बनाया गया है, और इसके फर्नीचर में दुर्लभ और महंगे मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है। वह मेहमानों को बताती है कि इस शिप के साथ वे चाहे जितनी भी कठिन लड़ाई में हों, हमेशा एलिगेंट दिखेंगे। उसकी सेल्स पिच काम कर जाती है और इंपीरियल आर्मी के सभी वॉनबीज यह तय कर लेते हैं कि वे 3rd फैक्ट्री का शिप ही अपने मुख्य बैटलशिप के तौर पर खरीदेंगे। मिया यह देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसका शिप हर लिहाज से बेहतर है। वह पूछती है कि कोई बैटलशिप की जगह एक लग्जरी क्रूज क्यों चुनेगा। इस पर 3rd फैक्ट्री की महिला जवाब देती है कि उनके शिप में भी वेपन्स हैं जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए वे भी मजबूत हैं,
लेकिन केवल ताकत ही काफी नहीं होती। दिखने में भी खूबसूरत होना जरूरी है ताकि ग्राहक आकर्षित हों। मिया कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब वह अपनी प्रतिद्वंदी के साथ बिल्डिंग से बाहर निकलती है तो कहती है कि अगर उनके शिप्स की कभी असली लड़ाई हुई तो सेवन फैक्ट्री बहुत बड़े अंतर से जीतेगा। उस पर ब्लॉन्ड हंसते हुए कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी वो साधारण और बोरिंग शिप्स नहीं खरीदेगा जो निया ने बनाए हैं। यह सुनकर निया को गुस्सा आता है और वह लड़ने के मूड में आ जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वे दोनों अपने अपने घर में हैं और प्रोजेक्टर के जरिए बात कर रही हैं। नाया निराश हो जाती है क्योंकि अब उसे अपने बॉस से डांट पड़ेगी। वह सोचती है कि क्या कोई ऐसा नोबल है जो उनके बैटलशिप खरीदेगा। तभी उसे लियम की याद आती है जिसने मैनुअल बैटल आर्मर पहनना चुना था, और उसे लगता है कि वो मूर्ख जरूर उसके बैटलशिप्स खरीदेगा। उधर गाइड, वह बीमार मानसिकता वाला आदमी जिसे दूसरों की नेगेटिव इमोशंस से मजा आता है, पृथ्वी पर आम लोगों को परेशान करने में व्यस्त है। उसे उनकी नेगेटिव इमोशंस अच्छी लगती हैं, लेकिन वो तो सिर्फ एपेटाइजर्स हैं। असली दावत तो लियम की नेगेटिव इमोशंस हैं, जिनका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उसे लगता है कि शायद लियम अभी बहुत डेट में डूबा हुआ होगा, इसलिए वह पहली डोज लेने के लिए फैंटेसी वर्ल्ड में प्रवेश करता है। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि लियम ने अपना सिटी ही बदल दिया है। अब वह झाड़ियों और पेड़ों से घिरा नहीं है, बल्कि वहां का कंस्ट्रक्शन वर्क अच्छे से चल रहा है। गाइड को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसके अनुसार अब तो यह सिटी और भी खराब होनी चाहिए थी। फिर वह सोचता है कि कम से कम लियम अपनी सोर्ड्समैनशिप को लेकर तो निराश होगा, क्योंकि उसने खुद एक धोखेबाज को, यासु नाम के आदमी को, उसकी ओर भेजा था। वह उस बेकार सोर्ड्समैन को चेक करने जाता है और पाता है कि वह एक बार में नशे में धुत बैठा है और यह बकवास कर रहा है कि उसका स्टूडेंट अब एक फर्स्ट क्लास सोर्ड्समैन बन गया है, जबकि वह खुद तो थर्ड रेट सोर्ड्समैन भी नहीं है। वह शिकायत करता है कि उसने मूर्खतापूर्ण ट्रेनिंग मेथड्स को फॉलो किया और किसी तरह एक मैजिक ट्रिक को कॉपी करके उसे असली अटैक में बदल दिया। गाइड यह सुनकर उलझन में पड़ जाता है और सीधे लियम को चेक करता है, बस ये देखने के लिए कि अब वह वही चाल सीख चुका है जो यासु ने पहली बार मिलने पर उसे दिखाई थी। लेकिन लियम इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि यासु ने उसका स्तर गिराकर वो चाल दिखाई थी, और अगर उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया होता तो वह 1 मील दूर से भी लक्ष्य को काट सकता था। वह और कड़ी ट्रेनिंग करने का फैसला करता है और तलवार घुमाते हुए सोचता है कि उसकी जिंदगी कितनी बुरी तरह शुरू हुई थी जब उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन वह सही फैसले ले पाया, क्योंकि अच्छे लोग उसकी जिंदगी में आए। वह गाइड का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे यहाँ भेजा, और उसकी ये पॉजिटिव इमोशंस देखकर वो सन की वियर्डो घुटनों के बल गिर जाता है, क्योंकि उसे पॉजिटिविटी से दर्द होता है। वह तुरंत यासु की नेगेटिव इमोशन को खींचकर अपनी हेल्थ को रिचार्ज करता है और सोचता है कि आखिर लियम इतना खुश कैसे हो सकता है। उसे पूरा यकीन है कि उसने लियाम को यहाँ भेजकर कोई गलती नहीं की, और ये हैप्पीनेस। लियम इस वक्त जिन हालातों का सामना कर रहा है, वे कुछ दिनों बाद उसकी जिंदगी जब बर्बाद होने लगेगी तब उसे और ज्यादा रुलाएंगे। कुछ दिन बाद अमाजी उसे बताती है कि इंपीरियल आर्मी अपने पुराने वॉरशिप्स को लेटेस्ट मॉडल से बदल रही है, और वे जो बैटलशिप्स अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें बेचने को तैयार हैं। लियम को ये डील पसंद आती है, लेकिन फिर अमाजी उसे बताती है कि इंपीरियल आर्मी ने एक शर्त रखी है, उन्हें कुछ रिजर्व ऑफिसर्स और सोल्जर्स को लेना होगा जो जल्द ही रिटायर किए जा रहे हैं। लियम सोचता है कि ये लोग बस उन्हें बेकार और नकारा स्टाफ थमा रहे हैं, लेकिन अमाजी कहती है कि ये अच्छा मौका है, क्योंकि भले ही ये सोल्जर्स सेकंड रेट हों, इनके पास अनुभव है जो उनके सबसे बेहतरीन सोल्जर्स से भी ज्यादा है, और इन्हें अपनी आर्मी में शामिल करना बैनफील्ड एस्टेट के लिए फायदेमंद होगा। ये सुनकर लियम डील मान लेता है, और गाइड तय करता है कि वो ऐसे बहुत ही सिंसियर और जस्ट सोल्जर्स भेजेगा जो किसी भी इविल लॉर्ड को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ बगावत कर देंगे। दूसरी तरफ यासु अभी भी बार से वापसी के बाद हैंगओवर में है, लेकिन जैसे ही उसे निया की आवाज अपने कमरे के बाहर से सुनाई देती है, वह तुरंत होश में आ जाता है। वह उसे अंदर बुलाता है और निया उसकी तारीफ करने लगती है कि उसने लियम को इतनी कम उम्र में मास्टर सोर्ड्समैन बना दिया। यासु को लगता है कि वह उस पर फिदा हो गई है, लेकिन असल में निया तो सिर्फ लियम की जानकारी चाहती है ताकि वह उसके साथ बिजनेस कर सके। ये गलतफहमी पूरी बातचीत के दौरान बनी रहती है, और यासु सोचता है कि निया उसकी हॉबीज और प्रेफरेंसेस जानना चाहती है, जबकि वह बस ये जानना चाहती है कि उसे कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर देनी चाहिए ताकि वह उनके बैटलशिप्स खरीदे। वह चैट बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब निया ज्यादा बेग करती है तो वह अपना फेटिश बता देता है ऑफिस लेडीज। निया समझती है कि ये लियम को पसंद है, इसलिए अगली बार जब वह उससे मिलने जाती है तो वही कपड़े पहनकर जाती है जैसे यासु ने बताए थे। वह एक टिकटॉक थोट की तरह पेश आती है और उससे शिप्स खरीदने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन लियम तुरंत मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसने अभी अभी एक पूरा स्क्वाड्रन सेकंड हैंड शिप्स और सोल्जर्स खरीदे हैं। जब निया को पता चलता है कि उसने ये शिप्स इंपीरियल आर्मी से खरीदी हैं, वह थर्ड वेपन फैक्ट्री को कोसती है कि यहाँ भी उन्होंने उसके रास्ते में अड़चन डाली, लेकिन वह बिना डेमो दिए जाने से इनकार कर देती है। वह लियम को बताती है कि उनके फैक्ट्री शिप्स को पीक परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है, और लियम उसे कहता है कि अगर वे इतने अच्छे हैं तो उन्हें इंपीरियल आर्मी को बेच दे।
एनिया रोने लगती है कि वह उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन से नहीं मना सकी। वह लियम से भीख मांगती है कि वह कम से कम 100 शिप्स खरीद ले और कहती है कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वह लोन ले सकता है और बाद में चुका सकता है। लियम को लोन्स के बारे में सुनना पसंद नहीं है, तो निया अपने अंदर की हो को जगा देती है और उसे सिड्यूस करने लगती है। लियम उसे रोकता है क्योंकि ये सब उसे उसकी वाइफ की याद दिलाता है जो फ्लैशी अंडरवेयर पहनती थी, लेकिन उसके लिए नहीं। मिया फिर भी नहीं रुकती और ज्यादा आगे बढ़ती है, जिससे परेशान होकर लियम आखिरकार मान जाता है और उससे 300 बैटलशिप्स खरीदने का फैसला करता है, क्योंकि अमाजी कहती है कि ये भविष्य में उनके काम आएंगी। एनिया खुशी से दौड़ती है उन्हें तैयार कराने के लिए और बाहर जाकर अपनी टीम को बताती है कि उसने एक नोबल को सिड्यूस करके 300 शिप्स बेच दी। ये बात ब्रायन और यासू दोनों सुनते हैं। ब्रायन चिंतित हो जाता है कि लियम किसी हनी ट्रैप का शिकार हो गया, जबकि यासू गुस्से से पागल हो जाता है, यह सोचकर कि लियम ने निया को पटाने की कोशिश की, जबकि वह तो साफ तौर पर अपने टीचर में ही इंटरेस्टेड है। थोड़ी ही देर बाद मिया 300 एडवांस्ड बैटलशिप्स जो लियम ने ऑर्डर किए थे डिलीवर करती है और उसी समय इंपीरियल आर्मी से खरीदे गए सेकंड हैंड बैटलशिप्स भी पहुंच जाते हैं। इस बीच यासू अब भी इस बात से दुखी है कि निया ने लियम को हनी ट्रैप करने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब लियम की गलती है। उसने ही उसे पैसे दिए होंगे ताकि वह ऐसा बर्ताव करे और वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। खैर, कोई है जो उसकी इस नेगेटिव इमोशन से खुश है और वह है गाइड। वह चाहता है कि यासू लियम पर और ज्यादा गुस्सा हो और उसे इस तरह चोट पहुंचाए कि लियम को भी जबरदस्त नेगेटिव इमोशंस महसूस हो। इन सबसे बेखबर लियम 7th वेपन फैक्ट्री के लेटेस्ट बैटलशिप्स को देखने जाता है और वहां निया उसे टूर देने के लिए मौजूद होती है। लियम कहता है कि भले ही ये लग्जरियस ना हो, लेकिन एक नया मॉडल होना अच्छी बात है। निया कहती है कि लग्जरीज बेकार होती हैं, लेकिन लियम जवाब देता है कि उसे फिर भी चाहिए। मिया अनसुना करने का नाटक करती है और उसे उस बैटलशिप के बारे में बताने लगती है जिसका नाम ऐश वाइपर है। वह एक कार सेल्समैन की तरह बर्ताव करती है और कहती है कि शिप को पहले 3000 स्पेस किलोमीटर तक 25% से कम पावर पर चलाना है और हर 5000 स्पेस किलोमीटर पर न्यूट्रिनो ऑन ऑयल बदलवाना होगा। वह ये भी बताती है कि अगर वह सिर्फ उनकी फैक्ट्री से रिपेयर करवाएगा तो उसे लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। लियम पूछता है कि वह उसे बैटलशिप बेच रही है या कार, लेकिन मियाज फिर से अनसुना कर देती है और उसे रिसीट पर साइन करने को कहती है। इसके बाद मियाज फिर से हो जैसी हरकतें करने लगती है और लियम से कहती है कि हाल ही में जो पायरेट शिप्स उसने कब्जे में लिए हैं वो उसे दे दे। लियम मना कर देता है क्योंकि वह उन्हें अपनी फ्लीट में शामिल करने वाला है, लेकिन मिया बार बार बेग करती है। तभी अमाजी एक आइडिया देती है। वे कुछ शिप्स निया को दे सकते हैं और बाकी को मॉडिफाई करवा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर शिप्स की हालत बहुत खराब है और वे कभी भी काम करना बंद कर सकती हैं। मिया कहती है कि वह ये शर्तें खुशी खुशी मान लेगी, क्योंकि पायरेट शिप्स बाहरी दुनिया की अनजान टेक्नोलॉजी से बनी होती हैं और सारे रिसर्चर्स उन्हें स्टडी करने के लिए बेताब रहते हैं। लियम को यह आइडिया पसंद आता है और वह तुरंत अमजी और नाया को लेकर पायरेट शिप्स देखने चला जाता है। वहां वे पाते हैं कि उसका इंटीरियर उनकी शिप से काफी अलग है और निया को इसके कंट्रोल पैनल पर कई नए बटन्स दिखते हैं। लियम को एक स्टीयरिंग व्हील दिखता है और उसके अंदर का वन पीस वीप जाग जाता है। वह कहता है कि वह इस स्टीयरिंग व्हील को अपनी बैटल शिप में लगाना चाहता है। निया उसे चेतावनी देती है कि इससे शिप चलाना और मुश्किल हो जाएगा। लियम चैट बनने की कोशिश करता है और कहता है कि कभी कभी एक आदमी वही चाहता है जो उसका दिल कहे, भले ही वह बेकार ही क्यों ना हो। निया सिर्फ साई करती है और मान जाती है। फिर वह एक अजीब से डिवाइस को देखती है और उस पर गीक आउट करने लगती है, लेकिन लियम उसकी बकबक से बोर हो जाता है। तभी उसे एक चमकती हुई क्रीचर को कोने के पास गायब होते हुए दिखता है। वह दौड़कर उसके पीछे जाता है और अमाजी से कहता है कि उसे एक डॉग जैसा कुछ दिखा। अचानक वह फिर से उसी चमकते हुए डॉग को आगे एक और कोने में गायब होते हुए देखता है और वह उसका पीछा करता है। यह ट्रेल उन्हें और अमाजी को एक अजीब से कमरे तक ले आता है, जहां अमाजी खुद को कंसोल में प्लग करती है और पाती है कि ये एक नेविगेशन रूम है। वह नेविगेशन डिवाइसेस को एक्टिवेट करती है और पूरा फर्श एक मैप में बदल जाता है जो दिखाता है कि यह शिप कहां कहां गया है। वे देखते हैं कि पायरेट्स ने पूरे एम्पायर में जगह जगह रेड्स किए हैं, लेकिन फिर अमाजी एक और भी डरावनी चीज नोटिस करती है। वह बताती है कि हर बार जब पायरेट शिप अपनी रेड्स खत्म करता है तो वह एक वॉर्प गेट पर वापस टेलीपोर्ट करता है जो एम्पायर की सीमा पर है, और वहां से एक शॉर्ट वॉर्प लेकर वह एम्पायर्स टेरिटोरी के बाहर चला जाता है। लियम इसमें दिलचस्पी लेता है और पूछता है कि क्या वह किसी और एम्पायर में जाता है, लेकिन अमाजी बताती है कि वह बैटलफील्ड पर जाता है जो एम्पायर्स की सीमाओं पर स्थित है, एक ऐसी जगह जहां अलग अलग नेशंस और नोबल्स लड़ते हैं। लियम को समझ आता है कि पायरेट्स इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उस लॉलेस जोन में कोई उन्हें पकड़ने नहीं आता। वह अमाजी से पूछता है कि वे जब शॉर्ट वॉर्प करते हैं तो उनकी डेस्टिनेशन क्या होती है। वह बताती है कि यह एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, लेकिन वह एक पैटर्न नोटिस करती है। कुछ सेकंड में वह उस पैटर्न को डिकोड कर लेती है और बताती है कि उनकी डेस्टिनेशन एक रॉक प्लैनेट है जिसका ऑर्बिट बहुत ही अजीब है और वह बहुत तेजी से एक ऐसे क्षेत्र में घूमता है जहां कई छोटे ब्लैक होल्स हैं। वह बताती है कि इन ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इसे अप्रत्याशित बना देते हैं और सिर्फ पायरेट्स ही वहां टेलीपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वे पहले से इसके बारे में जानते हैं। लियम अब बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और कहता है कि यह रोग प्लैनेट कुछ छुपाने के लिए परफेक्ट जगह है।
अमाजी सहमत होती है और कहती है कि यह जरूर पायरेट्स का हिडन बेस होगा, लेकिन लियम असहमत होता है। वह कहता है कि यह जरूर ट्रेजर आइलैंड है क्योंकि पायरेट्स हमेशा अपने रेड्स के बाद ट्रेजर आइलैंड्स पर रुकते हैं। वह अमाजी को आदेश देता है कि उसकी पूरी फ्लीट तैयार की जाए क्योंकि वे एक ट्रेजर हंट पर जा रहे हैं। दूसरी ओर पायरेट कैप्टन गो ने उन सभी अंडरलिंग्स को पकड़ लिया है जो लियम से हारकर भाग गए थे। गो गुस्से से आग बबूला है कि उसके आदमी एक गरीब और कमजोर नोबल से हार गए और वह घोषणा करता है कि वह खुद जाकर लियम को कुचलकर अपना ऑनर वापस पाएगा। लेकिन उससे पहले वह उन कावर्ड्स के शिप्स को नष्ट कर देता है और फिर अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे एम्पायर की सीमा पर स्थित पोमोना गेट पर वॉर्प करें। उसी समय लियम और उसकी ट्रूप्स भी अपना शॉर्ट रेंज वॉर्प खत्म करते हैं और उस नियरेस्ट वॉर्प गेट पर पहुंचते हैं जो उन्हें पोमोना गेट तक ले जाएगा। लेकिन वे उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसे चलाने वाले अथॉरिटीज उन्हें इसकी इजाजत नहीं देते। वहां का सुपरवाइजर लियम से संपर्क करता है और बताता है कि उन्हें वॉर्प गेट्स का उपयोग करने के लिए एक टोल देना होगा जो उनके वाहनों के वेट और डिस्टेंस कवर्ड पर आधारित होगा। वह साफ साफ लियम से कहता है कि 7,000 वॉरशिप्स को एम्पायर की सीमा तक टेलीपोर्ट करने का टोल बहुत ज्यादा होगा और वह बैनफील्ड फैमिली की क्रेडिट वर्दीनेस पर भरोसा नहीं करता, इसलिए पहले से एडवांस पेमेंट चाहता है। लियम वादा करता है कि वह पूरा पैसा लौट कर देगा, लेकिन सुपरवाइजर कहता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह वापस आएगा। अगर पायरेट्स ने पकड़ लिया तो सब खत्म। लियम मना कर देता है वापस लौटने से क्योंकि वह अपने ट्रूप्स को यहाँ लाने में बहुत पैसे खर्च कर चुका है और अब वह अपना टाइम और रिसोर्सेज बर्बाद नहीं करेगा। वह फिर कैरन बन जाता है और कहता है कि वह मैनेजर से बात करना चाहता है। सुपरवाइजर जवाब देता है कि वही यहाँ का सबसे बड़ा रैंकिंग पर्सन है, तो लियम उससे आमने सामने बात करने का फैसला करता है। अमाजी को लगता है कि इससे कुछ बदलेगा नहीं क्योंकि वे डील के करीब भी नहीं है, लेकिन लियम कहता है कि इंसानों में ये अनोखी बात होती है कि वे इन पर्सन मिलकर एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। उधर गो और उसके पायरेट शिप्स पोमोना गेट पर पहुंचते हैं और वहां की अथॉरिटीज पहले से ही उसकी जेब में है। वह उन्हें आमतौर पर जितना देता है उतना पेमेंट करता है और वे वॉर्प गेट को उस जगह से जोड़ देते हैं जहां लियम की ट्रूप्स इंतजार कर रही हैं। हालांकि गो को अभी इस बारे में पता नहीं है। उसी समय लियम वॉर्प गेट अथॉरिटी के ऑफिस में होता है और सुपरवाइजर से कहता है कि वह गेट खोले कि वह वापसी पर पूरा पैसा चुका देगा, लेकिन सुपरवाइजर अपनी पॉलिसी पर अड़ा रहता है और उसकी सारी कोशिशों को ठुकरा देता है। तभी उसे पायरेट्स के आने की कॉल आती है और वह लियम से कहता है कि वह घर चला जाए क्योंकि उसे और काम करने हैं। लियम इससे निराश हो जाता है, लेकिन तभी वह फिर से चमकता हुआ डॉग देखता है और यह देखने निकल पड़ता है कि आखिर चल क्या रहा है। इस बीच पायरेट्स वॉर्प गेट प्रवेश करते हैं और एक वर्म होल उन्हें दूसरी तरफ के गेट से जोड़ देता है। जब वे गेट के बीच से गुजर रहे होते हैं, वो अपने आदमियों से कहता है कि वे बैनफील्ड फैमिली को नष्ट कर देंगे और उनके पास जो कुछ भी है लूट लेंगे। दूसरी तरफ लियम की ओर के सुपरवाइजर अपने अंडरलिंग से कहता है कि उन्हें परवाह नहीं करनी चाहिए कि गेट के दूसरी तरफ से कौन आ रहा है क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उसका सबऑर्डिनेट जानता है कि वे पायरेट्स हैं और वह चिंतित है क्योंकि लियम की पूरी फ्लीट इस वक्त वेटिंग जोन में खड़ी है। सुपरवाइजर अपने अधीनस्थ को कहता है कि चिंता करना बंद करो क्योंकि यह तो स्वाभाविक है कि पायरेट्स एक कमजोर नोबल फैमिली को टारगेट करेंगे और उन्हें वहां अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए जहां उनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पायरेट्स से उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। फिर वह कंट्रोल रूम में सभी को बता देता है कि अब वे 30 मिनट का ब्रेक लेंगे ताकि वे कुछ देख या सुन न सकें और ठीक 30 मिनट ही लगेंगे पायरेट्स को गेट पार करने में। खैर, जैसे ही सब लोग कंट्रोल रूम से निकलते हैं, लियम वहां पहुंच जाता है उस ग्लोइंग डॉग का पीछा करते हुए। वो अभी भी उस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड है, लेकिन जब वह नोटिस करता है कि वह कंट्रोल रूम में है और वॉर्प गेट पोमोनिया से कनेक्टेड है तो वह अचानक खुश हो जाता है। उसे लगता है कि सुपरवाइजर ने सार्वजनिक रूप से उसकी बात नहीं मानी, लेकिन वह सुनन देरा निकला जिसने चुपचाप उसकी मदद की। लियम सोचता है कि सभी ने कंट्रोल रूम इसलिए छोड़ा ताकि वे यह सीक्रेट रख सकें कि उन्होंने उसकी मदद की है। वह खुश हो जाता है, लेकिन फिर वह देखता है कि वर्म होल का डायरेक्शन उल्टा है और वह उसे ठीक करने का फैसला करता है। वह कंट्रोल पैनल पर बैठता है और वर्म होल का डायरेक्शन जबरदस्ती रिवर्स कर देता है, लेकिन इससे एक समस्या खड़ी हो जाती है और वर्म होल शाखाओं में बढ़ जाता है जिससे गो और उसकी फ्लीट एक अलग डायरेक्शन में चली जाती है जो उन्हें पता भी नहीं चलता। उसी समय अमाजी लियम से कांटेक्ट करती है और कहती है कि अब वे वॉर्प गेट यूज करने की परमिशन ले सकते हैं। वह तुरंत वापस लौटता है और पूछता है कि अब कैसे परमिशन मिलेगी, तो अमाजी बताती है कि उसने एनिया से मदद मांगी और उसने कहा कि वे 7th वेपन फैक्ट्री को गारंटोर की तरह यूज कर सकते हैं। निया कहती है कि चूंकि उन्होंने अच्छा बिजनेस किया है वो इतना तो कर ही सकती है। लियम ये सुनकर खुश हो जाता है। अब जब कोई समस्या नहीं बची तो वह अपने फ्लीट को वॉर्प गेट में एंटर करने का ऑर्डर देता है। जल्द ही वे पोमोना गेट से बाहर निकलते हैं और लियम अमाजी को ऑर्डर देता है कि जैसे ही पूरा फ्लीट इकट्ठा हो जाए शॉर्ट डिस्टेंस वॉर्प को इनिशिएट कर दें ताकि वे ट्रेजर आइलैंड पहुंच सकें। दूसरी ओर पायरेट्स बेचैन हो रहे हैं क्योंकि उन्हें अब तक दूसरी ओर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वे अभी भी वर्म होल में फंसे हुए हैं। अचानक वे देखते हैं कि वे किसी गेट की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वे उससे बाहर निकलते हैं उन्हें एहसास होता है कि उनका गेम ओवर है। लियम के टेरिटोरी के पास पहुंचने के बजाय पायरेट फ्लीट इंपीरियल आर्मी के ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाती है जहां इस समय 70,000 इंपीरियल बैटलशिप स्टेशनड हैं।
इधर लियम का फ्लीट पूरी तरह से असेंबल हो चुका है और वे शॉर्ट डिस्टेंस वॉर्प यूज करते हैं और ट्रेजर आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। पायरेट शिप से भरा पड़ा है। माजी कैलकुलेट करती है कि ट्रेजर आइलैंड के चारों ओर 20,000 पायरेट शिप्स हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर डॉक्ड और इनएक्टिव हैं कि उन्हें किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। ये लियम के लिए गुड न्यूज है और वह डिसाइड करता है कि अब वह अपने बैटल आर्मर में जाएगा और अमाजी को बाकी सब संभालने का ऑर्डर देता है। अमाजी तुरंत फ्लीट को ऑर्डर देती है कि पायरेट शिप्स पर फायर खोल दो और पायरेट शिप्स जल्दी ही वाइप आउट हो जाती हैं। लियम भी रेडी हो जाता है और बैटल जोन में लॉन्च करता है। वह पायरेट मेकस से लड़ता है जो उसकी स्किल्स के सामने कुछ भी नहीं है और फिर वह अपने रॉकेट पंचेस का इस्तेमाल करके पायरेट शिप्स पर हमला करता है और उनके क्रूशल वायर्स खींचकर उन्हें उड़ा देता है। जल्दी ही पूरी पायरेट फ्लीट खत्म हो जाती है और लियम अमाजी को ऑर्डर देता है कि सभी मेका सोल्जर्स को ट्रेजर प्लैनेट पर भेजो ताकि वे जो कुछ भी मिल सके उसे कलेक्ट कर सकें। लियम और उसके मैकेनाइट्स ट्रेजर प्लैनेट पर हमला करते हैं, उसकी आउटर सरफेस को डिस्ट्रॉय करते हुए अंदर जाने का रास्ता बनाते हैं। प्लैनेट के अंदर एक साइंटिस्ट पैनिक करता है क्योंकि लियम की आर्मी के अटैक्स उनकी डिफेंस सिस्टम की बची खुची ताकत भी नष्ट कर देते हैं और वह कंट्रोल रूम की ओर भागता है जहां उसे पता चलता है कि उन पर हमला हो चुका है और प्लैनेट के चारों ओर गार्ड करने वाली सारी पायरेट शिप्स तबाह हो चुकी हैं। इस बीच लियम आखिरकार प्लैनेट के इंटीरियर में पहुंच जाता है और वहां मेक्का आर्मोर्स में कुछ पायरेट्स से आमना सामना होता है। वह बिना समय गंवाए उन्हें काट कर खत्म कर देता है और जब उसकी ट्रूप्स का कैप्टन वहां पहुंचता है तब तक वह अपना काम पूरा कर चुका होता है। कैप्टन उसे बताता है कि उन्होंने भी अपनी साइड के पायरेट्स को निपटा दिया है और लियम उन्हें ऑर्डर देता है कि ट्रेजर रूम ढूंढते हुए रास्ता क्लियर करते रहें। अचानक उसे फिर वही ग्लोइंग डॉग दिखता है और वह डिसाइड करता है कि उसका पीछा करेगा और यही सही फैसला साबित होता है क्योंकि वो रास्ता उसे कंट्रोल रूम तक ले जाता है जहां साइंटिस्ट और उसके लोग तुरंत सरेंडर कर देते हैं। लियम इस नतीजे से खुश होता है और साइंटिस्ट से कहता है कि सारा ट्रेजर उसके हवाले कर दो। उगो उससे पूछता है कि उसे किस तरह का ट्रेजर चाहिए क्योंकि उसके पास पैसे की चीजें भी हैं और वे पेट्स भी जो पायरेट कैप्टन गो कलेक्ट करता था। लियम सोचता है कि वह डॉग जो उसने पहले देखा था उन्हीं पेट्स में से एक रहा होगा और वह साइंटिस्ट से उनके बारे में और पूछता है। साइंटिस्ट समझता है कि लियम भी गो जैसा ही ट्विस्टेड सेडिस्ट है जिसे लोगों को पेट बनाना अच्छा लगता है और वह ऑफर करता है कि अगर लियम चाहे तो वह उन पेट्स को ओबीडियंट डॉग्स में बदल सकता है। लियम को उसकी एक भी बात समझ नहीं आती, इसलिए साइंटिस्ट डिसाइड करता है कि वह उसे अपनी लैब में ले जाकर दिखाएगा जहां वह अपने सभी सब्जेक्ट्स को रखता है। जब वह उन लड़कियों को दिखाता है जो उसके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से भयानक मॉन्स्टर्स बन चुकी हैं तो एक सोल्जर उल्टी कर देता है क्योंकि वह यह सब सह नहीं पाता, जबकि कैप्टन उसे डांटता है कि वह इतना कमजोर क्यों है। लियम आगे बढ़ता है और उसकी नजर एक पर्टिकुलर टेस्ट सब्जेक्ट पर टिक जाती है। साइंटिस्ट कहता है कि उसकी नजर अच्छी है क्योंकि यह लड़की कैप्टन गो की फेवरेट पेट थी। जैसे जैसे साइंटिस्ट उसका मास्टरपीस बताते हुए बकवास करता रहता है, लियम को अपनी पास्ट लाइफ याद आ जाती है जहां उसे इंसान से कम समझा गया था। वह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि कोई घटिया इंसान दूसरों को ऐसे टॉर्चर करे और उसी वक्त साइंटिस्ट के सिर में गोली मार देता है। इसके बाद वह रूम में इधर उधर देखने लगता है, तभी उसे एक ऑक्टोपस जैसी लड़की की आवाज सुनाई देती है जिसकी आंखें उसकी हथेलियों में होती हैं। वह लियम से पूछती है कि वह कौन है और लियम अपना परिचय देते हुए कहता है कि उसने इस प्लैनेट को कंट्रोल में ले लिया है और जो जिम्मेदार था उसे मार दिया है। ये सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सफरिंग अब खत्म होने वाली है। वह लियम से गुहार लगाती है कि वो उसकी और बाकी लड़कियों की सफरिंग को खत्म कर दे क्योंकि वे अब कभी नॉर्मल ह्यूमंस की तरह नहीं जी सकती। लेकिन लियम कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि वह सबको बचाएगा और बदले में उन्हें उसका फेवर चुकाना होगा। वह वहां से चला जाता है और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि मेडिक को बुलाओ और इन लड़कियों को शिप तक ले चलो ताकि उनका इलाज किया जा सके। लड़की उसे रोकने की भीख मांगती है क्योंकि वह जानती है कि उसे बचाया नहीं जा सकता और कैप्टन उसे चुप करता है, लेकिन लियम के डायरेक्ट ऑर्डर्स को वो टाल नहीं सकता। वह लियम को समझाने की कोशिश करता है कि इन लड़कियों का इलाज आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए उन्हें पूरा बॉडी रिजनरेट करना होगा जिसमें रेयर एलिक्सर और हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स की जरूरत होगी। वह कहता है कि इन सभी लड़कियों को बचाने की कॉस्ट सिंपली वर्थ नहीं है, लेकिन लियम जवाब देता है कि वह अभी गुड मूड में है और कभी कभी कुछ अच्छे काम कर लेने से कोई नुकसान नहीं होता। तभी उसे अमाजी से मैसेज आता है कि उन्होंने एक्चुअल ट्रेजर रूम ढूंढ लिया है और लियम ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि अब इलाज का खर्चा कवर हो गया है। इस बीच वो लड़की जिसका नाम क्रिस्टीना है और जिसने लियम से उसे मारने की गुहार लगाई थी, अपने दुर्भाग्य पर रोती रहती है। वो कभी होली किंगडम की प्रिंसेस नाइट हुआ करती थी और सभी उसके अचीवमेंट्स पर प्राउड करते थे क्योंकि उसने पायरेट से लड़ाई में बहुत नाम कमाया था। लेकिन जब वह गो और उसके आदमियों से लड़ने गई तो उसे धोखा देकर पकड़ लिया गया और पायरेट्स ने उसके घर के प्लैनेट को उसकी आंखों के सामने उड़ा दिया। उसका परिवार पैनिक में था क्योंकि पायरेट्स यूनाइटेड अलायंस की ट्रूप्स को पार करके वहां तक नहीं पहुंच सकते थे जो उस रीजन की रक्षा करते थे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अलायंस ने उन्हें धोखा दिया है। उनकी रक्षा करने वाली शील्ड्स ज्यादा देर नहीं टिक पाईं और जल्द ही पूरा प्लैनेट नष्ट हो गया। क्रिस्टीना पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उसकी बदकिस्मतियां अभी शुरू ही हुई थीं। उसका प्लैनेट नष्ट करने के बाद गो उसे और उसके सबऑर्डिनेट्स को अपने ट्रेजर आइलैंड पर ले गया।
सब डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन क्रिस्टीना को अब भी उम्मीद थी और वह सभी को भरोसा दिला रही थी कि जल्द ही कोई मदद के लिए आएगा। जब गो उससे मिलने आया तो क्रिस्टीना ने उससे कहा कि अगर वो चाहे तो उसे अभी मार दे, क्योंकि वह अपमानित जीवन जीने से बेहतर मरना पसंद करेगी। पायरेट कैप्टन हंसने लगा और कहा कि अगर वह चाहता तो कब का उसे मार चुका होता, लेकिन उसने सभी को जिंदा इसलिए रखा है क्योंकि वह उसे अपनी कलेक्शन में शामिल करना चाहता है। फिर उसने कहा कि उसका मन बदल गया है और अब वह सिर्फ एक लड़की को आजाद करेगा। उसने क्रिस्टीना से कहा कि वह किसी एक को चुने, और जब उस पर दबाव डाला गया तो उसने उस लड़की को चुना जो सबसे ज्यादा डरी हुई दिख रही थी। लेकिन यह एक घटिया ट्रैप निकला, क्योंकि गो ने उसी लड़की को अपना पहला टेस्ट सब्जेक्ट बना लिया। उसने उसे साइंटिस्ट को सौंप दिया, जिसने उसे मल्टी आर्म्ड मॉन्स्टर में बदल दिया और उसके शरीर को काटना शुरू कर दिया। क्रिस्टीना का दिमाग सनक गया और वह गो से इसे रोकने की भीख मांगने लगी, लेकिन उसने सिर्फ हंसते हुए कहा कि अगर वो अभी रुका तो वह लड़की मर जाएगी। ट्रॉमा से जूझती क्रिस्टीना के पास और कोई रास्ता नहीं था और उसे साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करने देना पड़ा। जल्दी ही उसने उस लड़की को मॉन्स्टर में बदल दिया और क्रिस्टीना ने डरावनी आंखों से ये सब देखा। गो ने उसे बताया कि वह जल्द ही उससे भी ज्यादा स्पेक्टेकुलर चीज में बदल दी जाएगी। उसने पूछा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है, तो गो ने जवाब दिया कि उसे ये सब करने में मजा आता है। उसने कहा कि उसे यह सही नहीं लगता कि वो इतना अगली है, इसलिए वह सुंदर लड़कियों को अगली मॉन्स्टर्स में बदलता है और फिर उन्हें टूटते हुए देखता है। जल्दी ही उसने क्रिस्टीना को एक्सपेरिमेंट की चेयर पर बांध दिया और अब क्रिस्टीना बहादुरी नहीं दिखा सकी। उसने गो से उसे छोड़ देने की भीख मांगी और कुछ भी करने का वादा किया, लेकिन गो हंसते हुए बोला कि अब वह उसकी फेवरेट पेट बनेगी। उसने कहा कि उसने उसे पहले इसीलिए नहीं चुना क्योंकि वह देखना चाहता था कि वह कितनी अगली बनती है और फिर उस पर कितना डिस्पेयर करता है। फिर गो ने साइंटिस्ट को ऑर्डर दिया कि क्रिस्टीना की आंखें निकालकर उसकी हथेलियों में लगा दे, ताकि वह मिरर के बिना भी अपनी बदसूरती देख सके। क्रिस्टीना लगातार रोती और चिल्लाती रही, लेकिन सब व्यर्थ था और वह एक अगली हरे मॉन्स्टर में बदल दी गई। फिर उसके साथ की बाकी लड़कियां भी इसी दर्दनाक अंजाम को पहुंची। वापस वर्तमान में लियम अपने होम प्लैनेट लौटता है और नेहा उससे मिलने आती है। उसे पायरेट बेस पर लियाम की विक्ट्री के बारे में पता चल गया है और वह इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए उससे और बैटल शिप्स खरीदने को कहती है। लियम उसे कहता है कि वो उसे लूटना बंद करे, लेकिन नाया कहती है कि उसकी बैटल शिप्स बहुत काम आई और उस रेड से उसे अच्छा प्रॉफिट भी हुआ, इसलिए उसे और पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। वह फिर से लियम को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन लियम का इन सब चीजों में कोई मूड नहीं होता, इसलिए वह उसे कहता है कि शट द हेल अप। जब उसका सिड्यूस और ब्लैकमेल करने का प्लान फेल हो जाता है तो निया उसे याद दिलाती है कि वॉर्प गेट में एंट्री के लिए उसी ने लियम को परमिशन दिलवाई थी और लियम अंततः उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है। इस बार वह अमाजी से पूछता है कि जो ट्रेजर उन्हें मिला है उससे कितनी शिप्स खरीदी जा सकती हैं, और अमाजी जवाब देती है कि जरूरी खर्च काटने के बाद उनके पास 5000 शिप्स खरीदने के लिए पैसे हैं। लियम यह सुनकर शॉक्ड रह जाता है, लेकिन निया तुरंत बाहर भाग जाती है और कहती है कि वह 5000 शिप्स का ऑर्डर तैयार करवाएगी। लियम उसके पीछे भागता है ताकि उसे रोका जा सके, इससे पहले कि वो सच में इतने सारे शिप्स का ऑर्डर दे दे। उसी समय यासु कॉरिडोर्स में घूम रहा होता है और सोचता है कि लियम से इस बार पैसे मांगने के लिए कौन सा एक्सक्यूज बनाए। तभी एनिया वहां से गुजरती है और किसी कॉलीग से फेस टाइम पर बात करते हुए बताती है कि उसने लियम से बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है, हमेशा की तरह अपनी डिग्निटी को श्रेड करने के बाद। यासु सोचता है कि लियम निया को अपनी प्लेथ की तरह ट्रीट कर रहा है और उसे गुस्सा आने लगता है, जिसे देखकर गाइड खुश हो जाता है क्योंकि वह काफी समय से लियम में इंटेंस नेगेटिव इमोशंस देखने की उम्मीद कर रहा था। इस बीच लियम निया को ढूंढ रहा होता है, लेकिन यासु पहले उसे ढूंढ लेता है और कहता है कि उसके साथ चले। वे दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं जहां लियम की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसकी सोड को भारी बना दिया जाता है ताकि वह एक और इम्पॉसिबल ट्रेनिंग कर सके। इस बार यासु ने दर्जनों रिमोट ऑपरेटेड ड्रोन्स तैनात किए होते हैं जो हर दिशा से उस पर टेनिस बॉल्स दागते हैं और पहले से भी ज्यादा स्पीड से। लियम को कुछ समझ नहीं आता और वह लगातार चोट खाता रहता है। फिर यासु और भी पावर बढ़ा देता है। लियम तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है और कहता है कि वह एक सोड से सारे अटैक्स ब्लॉक नहीं कर सकता, लेकिन यासु कहता है कि एक्सक्यूजेस देना बंद करो और खुद आंसर ढूंढो। तभी लियम को आइडिया आता है कि वह मैजिक का यूज करे, जैसे पिछली बार किया था, लेकिन इस बार डिफेंस के लिए। वह अपनी मैजिक को एक बैरियर में बदलने की कोशिश करता है और तुरंत सफल हो जाता है क्योंकि वह बैरियर सारी बॉल्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। यासु उसे डम फाउंडेड होकर देखता है जब लियम अपना आई अंडरस्टैंड इट नाउ स्पीच शुरू करता है। फिर वह उसी बैरियर का यूज करके सारी बॉल्स को उसी दिशा में वापस भेजता है जहां से वे आई थीं और सभी ड्रोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लियम अपनी पट्टी हटाकर यासु से पूछता है कि उसने अच्छा किया या नहीं, लेकिन यासु खुद कई बॉल से चोट खा चुका होता है। उसे डर लगने लगता है कि लियाम सच में जीनियस है और जल्द ही उसकी स्कैम को समझ जाएगा। उसे पहले से ही पता है कि लियाम ने कोरप्टेड ऑफिसर्स को एग्जीक्यूट कर दिया है और पायरेट फ्लीट्स को सबड्यूड किया है, और वह डरता है कि अगर लियम को सच्चाई पता चल गई वह उसे मार डालेगा। वह डिसाइड करता है कि उसे इससे पहले भाग जाना चाहिए और जाने लगता है। लियम पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है, तो यासु कहता है कि अब उसे सिखाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा। वह कहता है कि लियम ने उससे सब कुछ सीख लिया है और अब वह जैसे चाहे प्रैक्टिस कर सकता है क्योंकि सोर्ड्समैनशिप की राह कभी खत्म नहीं होती।
लियम चिल्लाता है कि वह ऐसा नहीं चाहता और यासु को कहता है कि वह अभी भी उसके अंडर ट्रेनिंग करना चाहता है, लेकिन यासु उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वो इतना स्पॉइल बनना बंद करे। वह कहता है कि वह खुद भी एक स्टूडेंट है अपनी स्किल्स के बावजूद, और इसका मतलब है कि उसे भी इम्प्रूव करते रहना है, और अगर लियम उस पर डिपेंड करता रहेगा तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर यासु लियम की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अब वह ऑफिशियली ग्रेजुएट हो चुका है और अब वह मास्टर ऑफ द वे ऑफ द फ्लैश बन गया है। वह उसे बताता है कि एक मास्टर के तौर पर उसकी यह ड्यूटी है कि वह अपने सोर्ड स्टाइल को पूरे यूनिवर्स में फैलाए, और लियम खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, यासु अपनी जान बचाकर भाग जाता है। दूसरी ओर लियम पहले कभी इतना फुलफिल्ड महसूस नहीं करता। उसका डेट कम हो रहा है, उसका टेरिटरी तरक्की कर रहा है, उसने कुछ पायरेट्स को भी हरा दिया है, और अब उसके मास्टर ने उसकी स्किल्स को मान्यता दी है। वह इस सब के लिए गाइड का धन्यवाद करता है और वह परवर्टेड वियर्डो किसी और यूनिवर्स में भाग जाता है, इससे पहले कि लियम की पॉजिटिव इमोशंस उसे पूरी तरह बर्बाद कर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करने पर विचार करें और स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो को जरूर देखें।